Assalamualaikum students, my name is Abdullah Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Education। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब बारी है स्नेल्स लॉ की, क्रिटिकल एंगल की और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। सही है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको दूं कि हमने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो लाइट बेंड होती है और उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है, जिसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सही है। और हमने ये चीज़ भी पढ़ ली थी कि अगर हमारे पास कोई ग्लास की स्लैब है और लाइट हम यहाँ से फॉल करवाएंगे तो लाइट को बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, लेकिन लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। सही है। और ये कितना बेंड होगी, ये हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल। सही है, जो परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, और उस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सही है। अच्छा, अब हमारे पास हो सकता है कि आपकी बुक में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से टॉपिक हो और एंड में छोटा सा लिखा हो स्नेल्स लॉ, और हो सकता है कि स्नेल्स लॉ के नाम से ही टॉपिक हो। सही है। तो बेसिकली हमने समझना है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है कि स्नेल्स हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये चीज बताई कि आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या आप कह लोगे साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। सही है। क्या बात बताई इन्होंने हमें ये बताया कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करोगे ना, मान लो ये आपके पास, अच्छा उसके लिए मीडियम सेम होना चाहिए। अगर मैं एक ग्लास की बात करूं ना, ये वाली ग्लास आपके पास मान लो ग्लास स्लैब है, तो इसी ग्लास स्लैब पे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करूंगा। ये नहीं कि आपने पहले ग्लास स्लैब ले ली उसके बाद आपने कोई और मीडियम ले लिया, तो उसमें आपके पास सेम आंसर नहीं आएगा। आपके पास एक ही मीडियम है, मान लो ये ग्लास स्लैब है। अब देखो मेरे पास मैंने क्या किया कि पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास मान लो कि 40 डिग्री था। सही है। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और कम कर दिया। सपोज करो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम कर दिया, या आप कह लो कि बढ़ा दिया, चेंज कर दिया। सही है। तो ये मेरे पास नॉर्मल आ गया। सही है। अब लाइट कुछ बेंड हो गई तो ये नया एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये नया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सपोज कर लो कि यहाँ पे 40 डिग्री था और यहाँ पे आपके पास बढ़ गया, चलो कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री था तो सपोज करो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कोई 15 डिग्री था। सही है। ये सब हम लोग काम करें सपोजिशन पे। सही है। और मान लो कि जब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कोई 12 डिग्री हो गया। सही है। सब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो स्नेल ने हमें ये बताया कि अगर आप इनका साइन लोगे ना, साइन का मतलब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, साइन, कॉस और टेन, जब आप साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालोगे और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालोगे इस केस में, और अगर आपके पास सेम ग्लास स्लैब है और आप यहां पर साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालोगे डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालोगे, तो इन दोनों का जो रेशियो है ना वो हमेशा हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होगा, और उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही है। मैंने क्या कहा उसको मैथमेटिकली थोड़ा देख लेते हैं। स्नेल ने हमें यह बताया कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और यही था स्नेल का कानून जिसे हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। द रेशियो, मेरी स्टेटमेंट सुन लें आप लोग, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ना उसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको स्नेल्स लॉ समझ आना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्नेल्स लॉ है। ये क्या है, स्नेल्स लॉ है। यानी कि स्नेल ने बेसिकली ये कहा कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करोगे ना तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो और इन दोनों का रेशियो हमेशा लोगे ना तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी। यहाँ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ और था, और यहाँ पर अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर भी देते हो ना तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। लेकिन 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 जब आप उन दोनों का रेशियो लोगे तो हमेशा आपके पास आंसर क्या आ रहा होगा, एक कांस्टेंट के बराबर आ रहा होगा, अगर आपने मीडियम चेंज नहीं किया तो। सही है। और वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना क्या होता है, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि कोई भी मीडियम लाइट को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है। लाइट की स्पीड
जितनी ज्यादा किसी मीडियम में जाकर स्लो होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होता है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो लाइट की स्पीड को उतना ही कम करेगा। सही है। तो मैं दो तरीके से आपको डिफाइन करूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इट इज द मेजर ऑफ हाउ मच एन ऑब्जेक्ट बोलो या हाउ मच अ मीडियम कैन बेंड लाइट। सही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई भी मीडियम लाइट को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है। सही है। जो मीडियम लाइट को जितना ज्यादा बेंड करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही होता है। सही है। अच्छा, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक और तरीके से भी समझ सकते हैं और वो तरीका ये है कि कोई भी मीडियम लाइट को कितना ज्यादा स्लो कर सकता है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा है। सही है। जैसे वाटर अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास ये आ गया वाटर, ये आ गया ग्लास और ये हमारे पास आ गया डायमंड। सही है। ये तीन तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो अराउंड होता है अप्रोक्सीमेटली 1.3 होता है। सही है। 1.33। इस तरीके से हमारे पास गिलास है कितना होता है। अच्छा, गिलास का ना डिपेंड करता है गिलास कौन सी क्वालिटी का है। सही है। गिलास में डिफरेंट वैरायटीज आती है ना, तो गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 1.5 से लेकर अराउंड 1.9 तक। सही है। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनके दरमियान में होता है 1.5 से 1.9 तक। अच्छा, अगर मैं बात करूं डायमंड की तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। सही है। तो अगर आप देखो तो वाटर जो है वो लेस डेंस है देन गिलास। सही है। इसका मतलब वाटर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ग्लास से कम है। इस तरीके से अगर आप ग्लास का देखो तो डायमंड से कम है, यानी कि ग्लास जो है वो लेस डेंस है देन डायमंड, और डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। सही, कितनी होती है 2.42, यानी कि वो लाइट को 2.42 गुना लाइट की स्पीड को कम कर सकता है। सही है। या आप कह सकते हो कि लाइट को बहुत ज्यादा बेंड कर सकता है, 2.42 टाइम्स से अगर लाइट को बेंड कर सकता है। सही है। तो ये कुछ आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो आपको याद होने चाहिए कम से कम। अच्छा, तो उसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग एक और फॉर्मूला भी ले सकते हैं कि अगर आपको मान लो किसी भी सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। सही है। और आपसे पूछता है कि बताओ कि लाइट कितनी ज्यादा स्लो हो सकती है, तो आप इजीली बता सकते हो। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, लाइट की स्पीड एयर में कितनी है या आप कह लो कि वैक्यूम में कितनी है। सही है। एयर और वैक्यूम में तकरीबन सेम ही होती है, क्योंकि एयर जो है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, 1.0001 होती है, तो उसको नाम हम अराउंड वैक्यूम ही कंसीडर कर रहे होते हैं। सही है। और हमारे पास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सही है। तो इस फॉर्मूले से आप लाइट की स्पीड भी मालूम कर सकते हो कि मान लो अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो आपको यह पता चल सकता है कि लाइट की स्पीड जो है वो कितनी कम हुई है। सही है। तो आप इजीली निकाल सकते हो। एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंबॉलिकली अगर इसको मैं लिखूं तो एन बराबर हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय वी। सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में होती है ना उसे हम सी से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम सी से डिनोट करते हैं, और v का मतलब है नॉर्मल स्पीड जो उस मीडियम में होगी। अगर ग्लास है तो ग्लास में, और अगर वाटर है तो वाटर में, और अगर डायमंड है तो डायमंड में। सही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने के दो तरीके आपको मैंने बता दिए, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट क्यों नहीं होती? क्योंकि सेम चीजों का रेशियो है ना। देखो स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी, वेलोसिटी भी क्या है, मीटर पर सेकंड होगी, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल, तो नो यूनिट। सही, ये कांस्टेंट होता है। वाटर, गिलास और डायमंड, इन सब की जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट होती है और वो चेंज नहीं होती अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप मीडियम चेंज ना करो। तो हमारे पास ये जो टॉपिक था स्नेल्स लॉ वाला और रिफ्रैक्शन वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल की तरफ, और उससे पहले मैं आपको एक केस बता दूं जो कि बहुत स्पेशल केस होता है। पहले आप वो थोड़ा सा देख लो। वो स्पेशल केस क्या होता है, अच्छा, तो हमारे पास स्पेशल केस ये है कि मैंने यहाँ पे बना दी एक ग्लास स्लैब, ये आ गई ग्लास स्लैब।
सही। अच्छा अब देखो मैं ग्लास स्लैब पर जब लाइट को यहाँ से फॉल करवा रहा था तो लाइट ऐसे बैंड हो रही थी, सही है। जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, और जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। ये तो हमें पता चल गया, सही है। अच्छा अब अगर मैं लाइट को बिल्कुल स्ट्रेट फॉल करवाता हूं, यानी कि मान लो मेरे पास कोई लेजर लाइट है, ये लेजर लाइट है, और अगर मैं लाइट को बिल्कुल स्ट्रेट यू फॉल करवा रहा हूं ऐसे, तो अब क्या होगा? अब लाइट क्या करेगी? अब लाइट बिल्कुल सीधी ऐसे चली जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, सही है। तो आप अगर देखो ना यहाँ पे, तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल है, ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ ये क्या है? नॉर्मल है। तो नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, या आप कह लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, वो वाली जो लाइन है वो बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर आ गई। तो तब क्या होगा? तब अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो आप बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इस टाइम 0 है। और सेम एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पर क्या है? 0 है, सही है। तो ये स्पेशल केस होता है, अगर लाइट को आप बिल्कुल ऊपर से फॉल करवाओगे तो लाइट बिल्कुल सीधी चली जाएगी, सही है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि लाइट की स्पीड यहां भी स्लो होगी, तो आपने कहना है बिल्कुल लाइट की स्पीड यहां पर भी स्लो होगी, क्योंकि लाइट ने मीडियम तो क्या किया है? चेंज किया है, सही है। तो ये स्पेशल केस था, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल की तरफ। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल। अब देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ डायग्राम्स बनाता हूँ 4, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। 1 2, ये आ गई 3 और ये आ गई 4, सही। अच्छा ये है क्या? ये हमारे पास सपोज कर लो कुछ बीकर्स हैं जिनमें हम लोगों ने कुछ पानी भरा हुआ है, सही। क्या भरा हुआ है? पानी। यहाँ पे भी आ गया, इधर भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है और इसमें भी पानी भरा हुआ है, सही है। अच्छा अगर मैं यहाँ से लाइट फॉल करवाता हूँ, मान लो अभी हम लोग लाइट फॉल करवा रहे थे रेयर से डेंसर में, सही है। अब मैं लाइट फॉल करवा रहा हूँ पानी के अंदर से, मान लो मेरे पास कोई लेजर लाइट है और मैं यहाँ से फॉल करवा रहा हूँ, सही है। तो अब हमें अच्छी तरीके से पता है कि लाइट जब भी डेंसर से रेयर में जाती है, सही है, तो कहाँ बैंड होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास नॉर्मल, सही है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सही है। अच्छा अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? चेंज होगा। तो अब मान लो कि मैं लाइट को इस तरह फॉल करवा रहा हूं, तो अब मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन भी क्या हो गया? चेंज हो गया। ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, सही है। अच्छा मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और चेंज कर दिया, जब मैंने और चेंज किया इसको ऐसे कर दिया, तो अब अगर आप देखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको ऐसे कर देते हैं, ये भी चेंज हो गया, सही है। अच्छा ये भी ठीक हो गया। अब लास्ट वाली डायग्राम है ना, उसमें क्या होगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब लास्ट वाला जो केस है ना हमारे पास, ये मान लो पानी का सरफेस है और इसको आप थोड़ा सा स्ट्रेट कर दो ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। ये पानी का सरफेस है, सही है। इसको भी थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं, ये पानी का सरफेस है। अब एक वक्त हमारे पास ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं ऐसा रखूंगा, यानी कि लाइट को मैं ऐसा एंगल फॉल करवाऊंगा कि आपके पास जो रिफ्रैक्टेड रे ना वो बिल्कुल पानी के सरफेस के ऊपर आ जाएगी, यानी कि पानी के सरफेस के साथ से चली जाएगी। कैसे? इस तरीके से कुछ, ये बिल्कुल क्या हो जाएगी? उसके पैरेलल चली जाएगी, बिल्कुल उसके ऊपर ही आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो ना कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन रहा है, तो अगर आप चेक करो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस टाइम कितना बन रहा है? 90 डिग्री। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इस केस में एंगल आर जो है ना वो कितना हो गया? 90 डिग्री, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो यही बेसिकली डेफिनेशन है क्रिटिकल एंगल की। भाई क्रिटिकल एंगल को आप कैसे डिफाइन करोगे? आप डिफाइन करोगे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल। इसकी यहां पे मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं कि सच एंगल, या ऐसे स्टार्ट करो आप कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
becomes 90 degree is called critical एंगल। सही है। तो एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल को हम डिनोट करते हैं एंगल आर से, डिनोटेड बाय एंगल, सॉरी आर नहीं, एंगल सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अगर मैं आपको क्रिटिकल एंगल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताऊं तो देखो, जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है ना, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, उसके लिए हम लोगों ने लिखा था फॉर्मूला कि साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर। लेकिन अब इस केस में अगर आप देखो ना, तो लाइट जो है ना वो डेंसर से कहां जा रही है, रेयर में जा रही है। तो अब ये वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगी। तो n बराबर इस टाइम n बराबर होगा साइन एंगल आर डिवाइडेड बाय साइन एंगल आई। तो क्रिटिकल एंगल के केस में क्या होता है कि आपके पास साइन एंगल आर ऊपर आ जाता है और साइन एंगल आई नीचे आ जाता है। तो अगर आपके पास किसी भी किस्म का न्यूमेरिकल आए ना और उसमें आपको एंगल आर की वैल्यू नहीं भी दी हुई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल के केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये ऑब्वियस ही बात है। तो ये आपको गिवन हो या ना हो, आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो अगर आप यहाँ पे पुट करो ना, देखो n बराबर होता है साइन, यहाँ पे पुट करो 90 डिग्री और डिवाइड में पुट करो साइन एंगल आई। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है ना, वो बराबर होता है साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि n बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन एंगल आई। अच्छा, अगर आप देखो तो साइन एंगल आई ही बेसिकली क्या है, क्रिटिकल एंगल है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। तो बेसिकली एंगल आई ही क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो मैं यहां पे क्या पुट कर सकता हूं, n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एंगल सी। और अगर आपको क्रिटिकल एंगल चाहिए तो n यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने आपको क्रिटिकल एंगल का सबसे आसान तरीन फार्मूला बता दिया, और वो क्या है 1 अपॉन n। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप 1 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। ये साइन है, इक्वल की तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। सही है। तो आई होप कि क्रिटिकल एंगल आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए। सही है। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को समझाने के लिए मैं आपके पास सिर्फ 2 डायग्राम बिठाता हूं। देखो यहां तक तो ठीक है, बल्कि इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सही है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब देखो हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन है और बीच में नाम आ गया रिफ्लेक्शन का। अब इसका मतलब क्या है, देखो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया। ऐसा आपने एक वक्त ऐसा आया कि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऐसा चेंज किया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अच्छा, अब अगर मैं मजीद एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करता हूं ना, तो अब क्या होगा, जब भी मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ाऊंगा, जब भी मैं क्रिटिकल एंगल से भी एक्सीड करवाऊंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो मेरे पास क्या होगा, अब लाइट जो है वो सीधे जाने के बजाय दोबारा पानी के अंदर आ जाएगी। क्या कहा मैंने कि जब हम लोग क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एक्सीड करवाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, मान लो कि ये मेरा पानी का सरफेस है, सही है, और मैंने क्रिटिकल एंगल से भी एंगल बढ़ा दिया, एक्सीड कर दिया, सही है, मैंने एंगल बहुत ज्यादा एक्सीड कर दिया, तो अब लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होने के बजाय पानी के अंदर दोबारा क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सही है। तो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस या कह लो कि एक्सीड्स बाय एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाएगा, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स बाय क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा कि लाइट जो है वो बाउंस बैक हो जाएगी इनटू द सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का वर्ड क्यों आया, क्योंकि देखो लाइट बाहर जाने के बजाय दोबारा अंदर आ गई ना, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये नॉर्मल बनेगा यहाँ पर,
और यहाँ पर दोनों एंगल बनेंगे। सही है, तो क्रिटिकल एंगल समझ आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ आ गई। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।